कोई भी ऐसा बच्चा जो 12 साल से कम का है, उसके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। पता लगता है बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो ये पहली ड्यूटी बनती है जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो उसकी रिपोर्टिंग पुलिस के पास जाकर के करे। पॉक्सो एक्ट में भी ऐसे कानून के लिए, ऐसी झूठी कंप्लेंट्स के लिए प्रावधान दिया हुआ है। हर साल दुनिया भर में लाखों बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट केवल भारत ही नहीं बल्कि हर देश, हर समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज बच्चे कहीं भी हों वो सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या फिर बाहर ही। मासूम बच्चों के साथ हो रहे इस घिनौने अपराध से बच्चों को बचाने के लिए हमारे देश के कानून में साल 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू किया गया। इसी बेहद खास कानून पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंसी, जो कि SMM फाउंडेशन की डायरेक्टर होने के साथ साथ एक एकेडमिशियन और लॉयर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से। और आज इस बहुत ही क्रिटिकल कानून पर बात करेंगे जो कि बात करता है बच्चों के खिलाफ होने वाले घिनौने अपराधों की। जी बिल्कुल। तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि पॉक्सो एक्ट है क्या और क्या सिर्फ लड़कियों के केस में ही ये एप्लीकेबल है? जी देखिए, पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका मतलब कि बच्चों को किसी भी तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया है। अब अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो एक स्पेशल लॉ है जो कि सिर्फ बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल है। और अगर हम बात करते हैं कि क्या ये केवल लड़कियों के ऊपर एप्लीकेबल है, तो नहीं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये चिल्ड्रन के ऊपर एप्लीकेबल है। चाइल्ड वर्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन भी इसी एक्ट में दी गई है। और अगर हम नया BNS कानून भी देखते हैं तो वहाँ पर भी सेम डेफिनेशन दी है, जिसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से कम का है वो चाइल्ड है। अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो अगर हम पॉक्सो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है जो कि हर एक बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल है जो कि 18 साल से कम है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसी के साथ साथ इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो कल्प्रिट है, जिसने ऑफेंस किया है, वो भी जेंडर न्यूट्रल है। वो कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है, हर उस बच्चे के ऊपर जो 18 साल से कम का है। तो मैम अब ये बताइए कि ऐसे क्या कारण रहे, क्या हालात रहे कि ये खास कानून लेकर आना पड़ा? देखिए, कानून आया हमारे यहाँ 2012 में, और आज भी अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, अगर आप 5 दिन के भी न्यूज़पेपर कलेक्ट करके उठा के देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी घटना मिल जाएगी कि इस बच्चे के साथ ये गलत कार्य किया गया। जी। चाहे वो बच्चा, मुझे नहीं पता हमारा समाज कहाँ जा रहा है, चाहे कोई बच्चा 2 महीने का है, 10 महीने का है, वो 10 साल का बच्चा है, उसके साथ भी इस तरह के ऑफेंस हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। उस समय में भी ऐसा हो रहा था और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा था। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने एक सर्वे करवाया, जिस सर्वे का रिजल्ट ये आया कि इंडिया में 53% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस तरह के ऑफेंस का शिकार हुए। अच्छा। हाँ जी। तो वहीं से ये जो है शुरू किया गया कि हमें एक ऐसे लॉ को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं उसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो UN का मेंबर है। इंडिया ने UN की कन्वेंशन जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर है वो साइन की है, जिसमें ये कहा गया है कि हर देश कोशिश करेगा कि बच्चों को एक अच्छा बचपन दिया जाए, एक सेफ बचपन दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया कि एक नए लॉ को लाने की ज़रूरत है, जिसमें पॉक्सो के बारे में यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर बच्चे के साथ कुछ होते हैं उस पर उसको रोका जा सके, उसके बारे में डिस्कस किया जा सके, बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए कि ऑफेंस अगर उसके साथ हो गया है तो उसके बाद उसको उस चीज़ को बार बार ना झेलना पड़े। जब उसका ट्रायल चले बार बार उसको चीज़ ना याद दिलाई जाए, या जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब उसको चीज़ नहीं याद दिलाई जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। जी। इस वजह से इस एक्ट को लेके आया गया कि कोई भी ऐसा ऑफेंस होगा तो इस एक्ट के हिसाब से ही ट्राई किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है, उसकी जो नज़ाकत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए भी कानून को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे कौन से अपराध थे मैम, ये हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के अपराध हैं और कौन कौन से, क्योंकि हमारे आसपास रोज़ ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, तो ये हमारे लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है कि किस किस अपराध के खिलाफ हम जाकर रिपोर्ट करा सकते हैं।
देखिए पॉक्सो में मेनली 4 तरह के ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं जी। और बहुत ओपनली इनको डिफाइन किया है और मेरा मानना है कि हर एक को ये बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए। जी। पहला है सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तीसरा है सेक्सुअल हैरेसमेंट, चौथा है अगर बच्चे को किसी भी पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। ओके। अगर मैं सेक्सुअल असॉल्ट की बात करती हूँ तो किसी भी बच्चे को अगर गलत तरीके से टच किया जाता है, उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से टच किया जाता है या बच्चे को फोर्स किया जाता है ऐसा कुछ करने के लिए किसी और व्यक्ति के ऊपर, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट कहलाया जाता है। जी। जहाँ पर भी पेनिट्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है सेक्सुअल असॉल्ट में, किसी भी तरह का पेनिट्रेशन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने किसी बॉडी पार्ट को पेनिट्रेट करता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करता है बच्चे के बॉडी पार्ट में, तो वो सारी चीज़ें आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आता है। ओके। इसके बाद हमारा आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब, इसका वही मतलब है कहीं ना कहीं जो हमने पॉश में पढ़ा था, जी, जिसमें हमने पॉश में जिसके बारे में बात की थी कि अगर बच्चे को ऐसे उसके ऊपर ल्यूड कमेंट्स किए जाते हैं या बच्चे को कोई भी ऐसे सेक्सुअल कमेंट उसके ऊपर किए जाते हैं, उसको ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है, ऑब्सीन कंटेंट दिखाया जाता है, बच्चे को अपनी बॉडी एग्जिबिट करने को कहा जाता है या बच्चे के आगे कुछ ऐसा किया जाता है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाता है। बच्चे को कांटेक्ट करना ज़बरदस्ती, उसके के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना, उसको मैसेजेस करना, ये सारी चीज़ आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती है। इसके बाद बच्चे को किसी भी पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ करना, उसकी कोई ऐसी वीडियोज़ बनाना या कुछ भी इस तरह का काम आपका सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। जी। इसमें एक एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट भी आता है। हाँ जी, वो भी जानना चाहेंगे कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है सेम चीज़, इसमें सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है, इसके अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है। बट अगर यही चीज़ किसी स्पेशल पर्सन ने की है या किसी स्पेशल चाइल्ड के साथ की गई है या स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, अगर हम स्पेशल पर्सन की बात करते हैं, मान लीजिए बच्चे के घर फैमिली मेंबर ने कुछ ऐसा किया है या पुलिस ने ऐसा किया है, किसी हॉस्पिटल स्टाफ ने ऐसा किया है बच्चे के साथ, स्कूल में कहीं कुछ ऐसा हुआ है बच्चे के साथ, तो वो स्पेशल पर्सन हो जाते हैं। स्पेशल मतलब ऐसी जगह जहाँ की हम ये मानते हैं कि बच्चे सुरक्षित होंगे। Exactly. या वो लोग जिनके ऊपर बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा होता है, जिनके पास हम बच्चे को छोड़ के जाते हैं, जैसे कोई गार्जियन ही है जी, उसके पास हम बच्चे को छोड़ के जाते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। इसी तरीके से अगर कोई स्पेशल बच्चा है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो कि स्पेशल चाइल्ड है जी, उसके साथ कुछ ऐसा है, और कोई भी ऐसा बच्चा जो 12 साल से कम का है उसके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। इसके अलावा स्पेशल कंडीशंस, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कोई बच्चे प्रेग्नेंट है, बहुत हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारे टाइम में तो नहीं कहूँगी, कुछ साल पहले तक चाइल्ड मैरिजेस बहुत होती थी, हम लोगों ने भी अपने टाइम में सुनी है। वहाँ पर कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होने के बाद उस बच्चे को मार दिया जाता है या उसका गैंग रेप किया जाता है, तो वो सारी कंडीशंस जो है वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में आती है। तो डॉक्टर प्रिंसी ये बताइए कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ अपराध हुआ है, क्योंकि बच्चा उस मानसिक स्थिति में नहीं होता है, तो आगे कैसे रिपोर्टिंग होगी इस मामले की और क्या कुछ होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे बारे में बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। कई बार बच्चा बहुत छोटा है, अगर मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता। हालांकि स्कूल्स में अब गुड टच बैड टच ये सब बताया जाता है, बट बहुत छोटे बच्चे नहीं करते, इवन बड़े बच्चे भी कई बार बहुत घबरा जाते हैं और वो किसी को नहीं बताते हैं। तो इस केस के लिए, ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए पॉक्सो में ही प्रोवाइड किया हुआ है कि जिस भी व्यक्ति को या तो एप्रीहेंशन है कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत हो सकता है या उसको पता है कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, उसकी ये ड्यूटी बनती है, उसकी लीगल ड्यूटी बनती है, अच्छा, कि वो इसकी रिपोर्टिंग पुलिस को करेंगे जैसे ही उनको पता लगेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो साथ पढ़ने वाला कोई बच्चा हो या फिर अटेंडेंट हो, ड्यूटी है, बट अगर वो नहीं कर पाया इन्फॉर्म, तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल वो नहीं बनता है। मान लीजिए अगर कोई टीचर है, उसको पता है कि बच्चे के साथ स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बाद भी अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करती है तो उस केस में उनको 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है। और स्पेशली अगर कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई कंपनी है जहाँ पर बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई भी ऐसा पर्सन, तो उस केस में सज़ा 1 साल तक की भी हो सकती है। रिपोर्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, पता लगता है बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो यह पहली ड्यूटी बनती है जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो उसकी रिपोर्टिंग पुलिस के पास जाकर के करे।
एक केस हमारे पास आया था अभी, काफ़ी टाइम हो गया हालांकि उसको, अब उसका जजमेंट आ गया है। तो एक मामा था, तो मदर बच्चों को अपने मामा के पास छोड़ के जाती है, और वो जो मामा है वो रियल मामा था, और वो बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। तो उस केस में बच्चे ने जैसे तैसे मतलब मदर को बताया थोड़ा, तो उसके बाद मदर ने फादर के पास बात पहुंची, तो फादर ने उसकी रिपोर्टिंग कराना चाहिए, बट मामा, मदर और जो उनके मायका का रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज किया फादर को, नहीं आप इस केस की रिपोर्टिंग नहीं कराओ, पुलिस को मत दो, हमने इसको डांट दिया, हमने इसको मार भी दिया, ये आगे से नहीं करेगा। बट इवेंचुअली थोड़े समय बाद फादर ने वो रिपोर्टिंग करवा दी। तो उस केस में उन सब लोगों को, अभी उसका जजमेंट आया है कुछ समय पहले, सेशन कोर्ट का जजमेंट था, उस केस में उन जो हमारे स्पेशल जुगनाइल केसेस होते हैं जहाँ उनका जजमेंट था, तो वहाँ पर क्या किया कि जितने भी लोग थे जिन्होंने उनको रोका था, उन सबको भी 3-3 महीने की सजा कोर्ट ने दी है। तो इसलिए तो इसमें ये क्लियर है कि अगर किसी भी इंसान को पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने तक नहीं रख सकते, क्योंकि आप भी सज़ा के हकदार बन जाते हैं ऐसे में। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, जैसे स्कूल ट्रांसपोर्टेशन है या फिर कोई ऐसी जगह जैसे बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ और भी लोग होते हैं जिनकी नॉलेज में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है, तो ये उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर खुद को सज़ा से बचाना है, कि आप उसकी खबर पुलिस को ज़रूर दें। तो डॉक्टर प्रिंसी, अब ये बताइए, क्योंकि हर कानून का मिसयूज़ भी हमारे देश में होता रहा है, तो इस पॉक्सो एक्ट में अगर कोई झूठी कंप्लेंट कर देता है किसी के खिलाफ, तो क्या प्रावधान है? जी बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट में भी ऐसे कानून के लिए, ऐसी झूठी कंप्लेंट्स के लिए प्रावधान दिया हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, या किसी तरीके से डराने धमकाने के लिए उसकी झूठी कंप्लेंट कर देता है, उस केस में अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो कंप्लेंट है वो मैलिशियस पर्पस से की गई है, इल इंटेंशन से की गई है, तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है कंप्लेनेंट को। अच्छा, तो ये प्रोविजन है, क्योंकि इस बच्चे की आड़ में इस चीज़ का मिसयूज ना किया जाए इसके लिए। बट हाँ, अगर कल को कोई बच्चा ही कंप्लेंट करता है और वो कंप्लेंट नहीं प्रूव होती है, तो बच्चे के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये क्लियर लिखा हुआ है। तो मैम आप ये बताइए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं अखबार हैं या कोई भी टीवी चैनल है, उस पर इस तरह की खबरों की कवरेज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो क्या ऐसे केसेस में मीडिया की भी कोई जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत तय की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, इस एक्ट में मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये माना गया है, और इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी भी बनाई गई है। पहली चीज़ खाली मीडिया से रिलेटेड नहीं है जो मैं बता रही हूँ, बहुत सी ऐसी कंपनीज या बहुत से ऐसे लोगों से रिलेटेड है कि मान लीजिए अगर मीडिया की नॉलेज में या किसी स्टूडियो की नॉलेज में या कोई डीवीडी प्लेयर वगैरह शॉपकीपर जो रखते हैं उनकी नॉलेज में, होटल, हॉस्पिटल्स, लॉज, उनकी नॉलेज में इंफॉर्मेशन आती है कि कोई ऐसा कंटेंट तैयार किया गया है या उनके पास कोई ऐसा कंटेंट आता है जिसमें चाइल्ड को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए दिखाया गया है जिसको जो कि सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, उस केस में मीडिया की या इन सब की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसी समय उस चीज़ को पुलिस को रिपोर्ट करें। और अगर वो रिपोर्ट नहीं करते तो उनके ऊपर भी सेम प्रोविजन, सेम सज़ा एप्लीकेबल होती है जो अभी हमने डिस्कस की कि मैक्सिमम 6 महीने तक की सज़ा उनको हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है तो और मीडिया उस ऑफेंस के बारे में बात करता है, उस चीज़ के बारे में बात करता है, तो मीडिया कभी भी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उस बच्चे का नाम, उस बच्चे का एड्रेस, उस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में, वो बच्चा कहाँ रहता है, किस स्कूल में पढ़ता है, उसके नेबरहुड में कौन रहते हैं, ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर मीडिया नहीं कर सकता। उनको ये सब चीज़ें सीक्रेटिव रखनी होगी। तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि अगर मीडिया कोई भी रिपोर्ट बनाता है इस बारे में, तो वो रिपोर्ट सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू ही बनाएगा। कोई भी ऐसी स्टोरी, कोई भी ऐसी रिपोर्ट वो बिना ऑथेंटिकेशन के पब्लिश नहीं कर सकते हैं, ना शो कर सकते हैं। तो वो ऑथेंटिक सोर्सेज से आनी बहुत ज़रूरी होती है रिपोर्ट, तभी वो उसको दिखा सकते हैं। तो जब हम पुलिस की बात करते हैं, ये तो बात हो गई मीडिया की, पुलिस की बात करें तो क्या हर इन्वेस्टिगेशन में सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं या फिर पॉक्सो में इन्वेस्टिगेशन अलग तरह से होती है? पॉक्सो में इन्वेस्टिगेशन टोटली अलग तरीके से की जाती है। अच्छा। अगर हम पॉक्सो की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो बच्चे को, अभी तो खैर बीएनएसएस में ये भी कर दिया गया है, पहले भी हालांकि प्रोविजन कर दिया गया था कि 15 साल से कम का बच्चा है तो फिर उसको आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे, आप उसके वहाँ उसके रेजिडेंस पे जाकर के आप उसकी स्टेटमेंट लेंगे। अगर लेकिन हम पॉक्सो की बात करते हैं तो हर एक बच्चा, 18 साल से कम का बच्चा जिसको ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, उस बच्चे की
जो भी स्टेटमेंट ली जाएगी वो उसके घर पे, उसके रेजिडेंस पे, उसके पेरेंट्स के सामने ली जाएगी। वो जो भी स्टेटमेंट होगी वो उसकी पेरेंट्स तो होंगे ही होंगे। दूसरी चीज़ ये भी कि जो पुलिस ऑफिसर उसके स्टेटमेंट ले रही है वो लेडी होनी चाहिए, अच्छा, वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, और वो भी यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म में होगी तो वो बच्चों को एक जो डर होता है बिल्कुल। पुलिस वाला, या एक इस चीज़ का कि बहुत फॉर्मल सा सेटअप हो जाता है, उसकी वजह से ये रूल बनाया गया है कि वो यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बार बार बच्चे के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, कभी भी ये इंश्योर करेगी पुलिस कि एक्यूज्ड पर्सन जो कल्परेट है वो बच्चे के सामने ना आए, और जल्दी से जल्दी बच्चे को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल एफआईआर दर्ज होने का और बाकी चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ का वेट नहीं करना होगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट में होगी उसको दी जाएगी, और जो स्पेशल कोर्ट होते हैं जो पॉक्सो के केसेस को ट्राई करते हैं उनको दी जाएगी इसकी रिपोर्ट। इसके अलावा अगर उनको लगता है कि बच्चे को किसी सेफ जगह पहुंचाने की ज़रूरत है तो वो उसके लिए वो भी अरेंजमेंट करेंगे, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पुलिस की बनती है। जी, तो मैम अब ये जानते हैं कि जब कोर्ट में केस पहुंच चुका है तो क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें क्या बच्चों का कोर्ट में हर बार पेश होना ज़रूरी होता है, या किस तरह से ये ट्रायल्स आगे बढ़ते हैं? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि बच्चों से इन्वॉल्व होता है, तो पॉक्सो एक्ट में ही कोर्ट का एक प्रोसेस बताया गया है कि जिससे बच्चों का के ऊपर वो चीज़ बार बार ना आए कि हमारे साथ ऐसा ऑफेंस हुआ था। क्योंकि वैसे भी अगर किसी के साथ ऐसा ऑफेंस होता है तो ताउम्र उसके साथ चलता है, बचपन में हो जाए एक बार तो बच्चा पीड़ित वैसे ही है, बार बार उस चीज़ का डिस्कशन होता है, वो ऐसे माहौल में जाता है, कोर्ट का माहौल वैसे ही एक घबराहट वाला माहौल होता है जी, तो वो बच्चे पे इम्पैक्ट डालता है। तो इसके लिए पहली चीज़ स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो कि इन्हीं मैटर्स को डील करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि वो जो कोर्ट का एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत फैमिलियर एटमॉस्फेयर रखा जाता है, वो एकदम से स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर कोर्ट वाला नहीं होता है। अच्छा, फैमिलियर होता है। जो भी केस होता है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं होता, जिन लोगों की ज़रूरत होती है, लॉयर हो गए, जज हो गए, बच्चे के पेरेंट्स हो गए, बच्चा हो गया, वही होते हैं। बच्चे को बार बार कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, बच्चे को 1 या 2 बार मैक्सिमम अगर उसकी गवाही जो करानी है उस टाइम उसको बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। कोर्ट में क्योंकि एक्यूज्ड भी होता है तो इसलिए ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाएंगे कि बच्चा किसी भी सिचुएशन में एक्यूज्ड को ना देख पाए, चाहे वो सिंगल व्यू मिरर्स लगाए जाएंगे या पर्दा डाला जाएगा या ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू भी शेयरिंग की जा सकती है। बट हाँ, क्योंकि एक्यूज्ड के राइट्स का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए एक्यूज्ड कि ऐसी सिचुएशन बनाई जाएगी, ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाएंगे कि जो भी बच्चा बोल रहा है वो एक्यूज सुन पाए, बट बच्चा एक्यूज को नहीं देख पाए। अगर प्रोसीडिंग लंबी चल रही है तो बच्चे को रेगुलर ब्रेक्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जब एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बच्चे से भी किसी तरीके के एग्रेसिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। सिंपल लैंग्वेज में उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है, जिस लैंग्वेज में वो आंसर कर रहा है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। सेम पुलिस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जब वो स्टेटमेंट लेते हैं तो उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में बच्चा बता रहा है, उसी लैंग्वेज में वो उस स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो यही एक ध्यान रखा जाता है। तो इन सभी प्रावधानों और मामलों को जानकर ये तो पता चल गया कि वाकई में आज की तारीख में भी बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो घर हो या बाहर। आज के इस शो में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स उस जानकारी का, उस इन्फॉर्मेशन का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी भी जिम्मेदारी समझेंगे कि ऐसे मामलों में चुप्पी बरतना बिल्कुल भी आपके लिए भी ठीक नहीं है, ना ही उस बच्चे के लिए जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इस शो को चलाने का मकसद यही है कि हम समाज में एक जागरूकता पैदा कर सकें, अवेयरनेस ला सकें और आपको आपके हक भी याद दिला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रिंसी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद ही ख़ास मुद्दे पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।